नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। ये आप मेरी मालिका चल रही है आयकर कानून जानिए जानिए आयकर कानून। और ये उसका दूसरा एपिसोड है। मुझे खुशी है कि पहले एपिसोड के बाद में ही बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भेज दिए एंड और इस उपक्रम के लिए शुभेच्छा भी दी और वो शामिल भी हो गए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उसकी कंसेप्ट क्या है आयकर के पीछे और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है। जो भी कानून भारत में आज जारी है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, 61 साल में बना 1961 में बना हुआ कानून है। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा, 288 सेक्शन के बाद में बहुत सारे उसके सबसेक्शंस, प्रोविजोज, एक्सेप्शंस, एक्सप्लेनेशंस आने के बाद वो कानून बहुत जटिल बन गया है। और सच पूछिए तो कोई भी कानून, स्पेशली टैक्स का कानून, कर कायदा, उसके लिए वो हर एक आदमी को जो भी उसके ऊपर दायित्व आता है कर देने का, उसको समझने के लिए बहुत सारा सुलभ चाहिए। एडम स्मिथ करके जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने चार उसके कोई भी कानून, अच्छे कानून के चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। उन्हें कहा था कि वो इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी प्रैग्मेटिक, इट शुड बी वेरी क्लियर और देयर कॉस्ट ऑफ इफेक्टिंग दैट एक्ट, उसके लिए जो व्यवस्था बनेगी उसका खर्चा कम से कम हो। तो लेकिन ऐसा है ना कि जो कानून बनाया जाए करदाता के लिए, वो बहुत सामान्य से सामान्य करदाता के समझ में आना चाहिए, इतना सिंपल रहे, उसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। दूसरी बात यह है कि जैसा जैसा इनकम बढ़ता जाएगा तो टैक्स का रेट भी बढ़ना चाहिए, यानी प्रैग्मेटिक है वो होना चाहिए, पुरोगामी होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसके जो कर वसूलने का खर्चा हो वो कम से कम हो। ये चार उन्होंने प्रिंसिपल बताए थे। और अभी सोचे आप इसके बारे में, हम सोचे कि इस प्रिंसिपल के ऊपर ये अपना भारत का कानून कैसा है, तो आपके समझ में आएगा कि जैसे मैंने कहा कि 60 साल के पहले बनाया हुआ कानून है और उसमें 288 सेक्शंस है। उसमें हर साल चेंजेस हो जाते हैं और हर सेक्शन को बहुत सारे सब सेक्शंस बनाए हैं। उसके बाद में कोई एक्सप्लेनेशंस है, प्रोविजोस है, और वो सेक्शंस को भी ABCDE, AA, AB ऐसे भी हुआ है। तो कम से कम ये 288 का अगर गिनती कर दिया हर एक सब सेक्शन का, तो कम से कम वो 1500 सब सेक्शंस बन जाते हैं। तो जैसे कि उसमें एक एडवोकेट ने कहा है, जैसे मैंने भी कहा कि अगर एक बस चल रही है, उसमें पहले 40 सीट का प्रावधान हो, तो बाद में और पैसेंजर मिलते हैं, तो दो हर एक सीट पे अगर दो एक एक ज़्यादा सीट बिठाई जाती है तो 50 की जगह 75, 40 की जगह 60 सीट हो जाते हैं। और फिर बाद में और स्पीड बढ़ गई तो उसमें और एक एक आदमी बिठाया जाता है, तो 80 हो जाते हैं। और फिर कुछ को स्टैंडिंग पैसेंजर्स ले जाते हैं 20-25, तो जो कैपेसिटी 40 पैसेंजर्स की है उसमें 100 पैसेंजर्स हो जाते हैं। तो ऐसी हालत आज की इनकम टैक्स एक्ट की है। इसके बारे में, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बहुत बड़े सीनियर काउंसिल, जिनको हम सभी वंदनीय मानते थे, नानी पालखीवाला जी, उन्होंने हर साल बॉम्बे में ब्रिबॉन स्टेडियम के ऊपर वो अपना एक लेक्चर देते थे और बहुत सारी भीड़ वह जमती थी वो सुनने के लिए उनके विचार। तो उन्होंने कहा था कि एक लेक्चर में कि हमारा जो आयकर कानून है उसके सेक्शंस और एक्सप्लेनेशंस और ये सब जब पूरी लंबी की लंबी कतार देखी, तो आप समझ सकते हैं कि ये एम्बिग्यूटी इतनी कानून में क्यों बढ़ गई है और इतने कोर्ट मैटर्स को क्यों होते हैं। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की लैक्सिटी भी देखी जाती है कि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी बुरी कानून व्यवस्था नहीं होगी। उन्होंने कहा है
अभी ये बात कोट करने में भी मुझे थोड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा था कि अगर करदाताएं डॉग्स है, तो अगर जो अर्थ मंत्रालय के अधिकारी है, उनको तो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के लिए कानून के अंतर्गत शिक्षा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये कहा, उसको भी कम से कम 35 साल तो हो गए, लेकिन अभी तक कुछ चेंजेस एक्ट में होने। अनेक देशों में सिंपल कानून है, आयकर के भी। ऐसा एक लंदन के एक मैगजीन ने सर्वे किया था, तो उन्होंने कहा कि अगर पूरा सब जोड़ दिया जो भी आज के इनकम टैक्स एक्ट में है, सभी सेक्शंस और सब, तो कम से कम, और कोई रूल्स भी है ना अलग से, तो अगर ये जोड़ दे तो कम से कम 1000 पन्ने का हो जाता है। एंड दैट विल बी द लार्जेस्ट टैक्स कोड इन द वर्ल्ड। ठीक है भाई, है तो है, लेकिन इसीलिए ऐसे आदर्श कानून की ज़रूरत है इनकम टैक्स के लिए भी, कि इट शुड बी सिंपल और कम से कम उसमें प्रावधान हो, हर एक आदमी को वो समझ सके। एंड दैट शुड बी क्लियर, यानी कम से कम ज़्यादा उसमें कोर्टबाजी, अपील्स ना हो। ये कानून जो है अभी, वो सामान्य करदाता को समझने में मुश्किल ही है, लेकिन जो टैक्स कंसल्टेंट्स है या चार्ट अकाउंट्स है, उनको भी बार बार देखना पड़ता है एक्ट में या उसमें कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है क्या, और फिर पता चल जाता है। तो इसीलिए नया सिंपल क्लियर आयकर एक्ट आने की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट ने भी पूरा उसमें सहमति जताई थी 2005 में, यानी कितने 16 साल पहले अपने बजटरी स्पीच में कहा था कि हम जल्दी सी नया टैक्स कोड लाएंगे। बाद में फिर वो टैक्स कोड का प्रारूप भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था। हर एक साल उसके बाद में सरकार ये कहती आई कि वो टैक्स कोड के ऊपर हमने सुझाव मांगे थे, आए हैं, वो सब सोच के हम नया टैक्स कोड जल्दी ही लागू करेंगे। लेकिन 2015 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बहुत सारे उसके जो कोड के, न्यू टैक्स कोड के जो प्रावधान थे, वो आयकर कानून में सम्मिलित किए गए, तो अब ये नया कोड लाने की जरूरत नहीं है, और सभी अपेक्षाओं पे पानी फेर गया। ऐसा है कि जब तक ये सिंपल एक्ट नहीं होता, तब तक ये ऐसा चलने वाला है। और इसीलिए हर करदाता को लगता है कि क्यों मैं कर दे दूँ। उसके सामने भी दिखता है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये चल रहा है, एंड गवर्नमेंट हम जो टैक्स देते हैं उसका सही उपयोग नहीं कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसा सोचना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका विचार है। वो हर वक्त 100 साल का, भारत स्वतंत्र का 75 साल का देखें तो हर साल हर वक्त लोग ये सोचते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो अच्छा काम करे। और सरकार को बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ चलानी पड़ती है। उसके लिए देश का डिफेंस है, उसके लिए डिफेंस फोर्सेस है, मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के लिए पानी है, बिजली, सड़क, पानी, जो तो ज़रूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, गरीबों का विकास है। इसके लिए तो सरकार को टैक्स देना जरूरी है, और सरकार ने टैक्स लगाना जरूरी है। और मेरे विचार से हर आदमी को जो भी ड्यू टैक्स है वो देना जरूरी है। एक बात है जो कहते हैं इवेजन ऑफ टैक्सेस, यानी कर चोरी, वो तो त्याज्य है, लेकिन कर बचत, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय लीगल मीन्स, कानूनी तरह से आप अगर कर में कोई बचत कर सके तो उसके लिए एक तो कानून आपको अलाउ करता है, आप कर सकते हैं। लेकिन कहा भी कर चोरी करना, क्योंकि कर चोरी से ब्लैक मनी तैयार हो जाता है, और ब्लैक मनी पूरे
इकोनॉमी को तकलीफ दे सकता है, देश को तकलीफ दे सकता है। ब्लैक मनी का भी बहुत सारे लोगों को कुछ मन में है, दे आर इंक्विजिटिव, ब्लैक मनी क्यों क्यों जनरेट होता है, कैसा जनरेट होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये बात ऐसी हो रही है कि आयकर कानून के प्रावधानों के बाद तरफ जाने के पहले ही हम कुछ न कुछ और बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरी है जो ब्लैक मनी है उसके बारे में सोचना, कैसा हो ये सोचना, हिस्ट्री जानना, ये सब जरूरी है टैक्स पेयर के लिए। क्योंकि ये सब करने के पीछे और ये सब जानने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको भी लगेगा कि जो सही टैक्स है वो देना पड़ेगा, वो देना अपना कर्तव्य है एज ए गुड सिटीजन। तो इसके बारे में हम सोचेंगे अगले एपिसोड में, ब्लैक मनी क्यों जनरेट होता है और सरकार उसके ऊपर क्यों ध्यान, कैसे ब्लैक मनी रोकने की कोशिश करती है, ब्लैक मनी बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके बारे में कभी स्कीम बनाते हैं, कभी जैसा बीच में हुआ था डीमोनेटाइजेशन करते हैं, 500 और 1000 के नोट रद्द हो गए, ये भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम अगले एपिसोड में सोचेंगे। ये पहले 2, 3, 4 एपिसोड शायद ऐसे हो जाएंगे जैसे प्रास्ताविक कहते हैं ना, प्रियम्बल, इसके बारे में। लेकिन ये सब जानना आपके लिए भी जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि हर व्यक्ति तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ नहीं सकता और इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ जान भी नहीं सकता, तो उसके लिए ये सब जानना जरूरी है। और जबकि ये इस पूरे मालिका का उद्देश्य है कि आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दे, सजग करे और उसका पूरी बारीकियां भी जब से जितना हो सके उतने समझाए, तो ये भी उसमें आ जाता है। तो आज यहाँ रुकते हैं। कल ब्लैक मनी कैसा जनरेट हो जाता है, क्यों होता है और उसके विरोध में सरकार क्या क्या करती है और कैसे रोका जा सकता है, उसका रोकने की कोशिश हो सकती है, ये सब अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपके जो सुझाव है, आपके कमेंट्स है, मैं आशा करता हूँ आप भेजते रहिए, उसका मैं स्वागत करूँगा।